दोस्तों नमस्कार। आज कोई मुद्दा नहीं, आज इस देश का सच, और सच ऐसा जो संविधान को झुठलाता है, जो संसद को झुठलाता है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को झुठलाता है और हर नागरिक को मिले उस अधिकारों को झुठला देता है जो संविधान में दर्ज हैं। टुकड़ों में सच जब आपके सामने आता है तो आप एक वक्त में एक ही सच का एक टुकड़ा देख पाते हैं और सब दूसरा टुकड़ा निकल कर आता है उस सच का, तब तक आप पहला टुकड़ा भूल चुके होते हैं। आज हम आपको समूचा का समूचा सच बतलाते हैं और उसके जरिए जरा समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप सिर्फ नागरिक हैं तो क्या यह देश आपके लिए है। और संविधान में जीने के अधिकार का जिक्र कोरी बात तो नहीं है। संसद के भीतर से उठती आवाज में कोई कोरापन तो नहीं है। इन बातों का जिक्र आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तमाम दस्तावेजों के साथ आज हम आपके सामने बैठे हैं और ये दस्तावेज बहुत कहानी अपने तौर पर नहीं कहते हैं, इस देश के उस सिस्टम का सच कहते हैं जिस सिस्टम को लेकर बार बार भरोसा विधानसभा और लोकसभा के गलियारों में सभा के चलते वक्त बतलाया जाता है, दिखलाया जाता है। फिल्मी कहानी भी ऐसी नहीं लिखी गई हो और मेरे ख्याल से हॉलीवुड में भी इस कहानी का जिक्र नहीं हुआ होगा, क्योंकि सच कभी इस रूप में या इतने क्रूर तरीके से सामने आ जाए कोई सोच नहीं सकता। किसी के साथ रेप हो जाए, वो थाने पहुंचे, थाने में इंस्पेक्टर मामले को दर्ज ना करे, वो परिवार अदालत का दरवाजा खटखटाए और अदालत का दरवाजा खटखटाते ही जैसे केस नंबर लग जाए वैसे ही जिसने रेप किया है वो घर में पहुंचकर कहे हमारा नाम उस केस से हटा दो अन्यथा मारे जाओगे। और मारे जाओ का जिक्र करते हुए जब दोबारा राज्य के मुख्यमंत्री और इलाके के सबसे बड़े पुलिस के मुखिया का भी दरवाजा खटखटाया जाए तो हर किसी को मजाक लगे और उसके बाद एक एक करके मौत का सिलसिला शुरू हो। जो रेप के चश्मदीद थे उनकी हत्या होने लगे, घर परिवार के सदस्यों की हत्या होने लगे और स्थितियां इतनी बिगड़ती चली जाए कि हर एक सीढ़ी पर जब जब एक एक टुकड़े सच निकल कर आता है तब तक जो पीड़ित है वो बार बार हर दरवाजे पर जाता है। यानी लोकतंत्र के जितने दरवाजे आप सोच सकते हैं आज सोच लीजिए। सभी को पत्र लिखे गए, सभी के दरवाजे पर दस्तक दी गई, सभी जगह पर खड़ा होकर कहा गया हम खुदकुशी कर लेंगे, आत्मदाह कर लेंगे, खुद को आग लगा लेंगे, हमारी जान को खतरा है। हर कोई ठहाके लगाते रहा। तो आइए आज जरा इस सिलसिले को शुरू करते हैं। यह 2017 का वाकया है और 2017 के वाकये में आपको चले जाना होगा उन्नाव। कोई बहुत विकसित इलाका यह नहीं है या विकास के दृष्टिकोण से कोई ऐसा इलाका नहीं है जिसको देखकर आप गर्व कर सकें कि हां वाकई यहां पर बहुत कुछ है, और उसमें भी मक्खी गांव। कोई ऐसा गांव भी नहीं है जहां पर जिस रूप में लोग इस पहचान को भूल चुके हों कि वाकई उन्हें एक संरक्षण मिल सकता है पुलिस के जरिए, अदालत के जरिए। सब ठहाका लगाते हैं वहां पर, कहते हैं अच्छा पुलिस के दरवाजे पर जाइएगा तो क्या होगा, नेताजी से कैसे बचिएगा, अदालत के दरवाजे जाइएगा तो कैसे बचिएगा, मुख्यमंत्री की कोठी पे जाइएगा तो भी आप कैसे बचिएगा, नेताजी महान है। ये कौन है नेताजी, और गांव में ऐसी बातें क्यों होती हैं। 2017 4 जून इलाके के विधायक एक महिला के साथ बलात्कार करते हैं। वो महिला पहुंचती है थाने, साथ में उनके पिता भी हैं, माता भी हैं, घर परिवार के सदस्य भी हैं। पुलिस मामले को दर्ज नहीं करती है। उसके बाद वह उस इलाके के सबसे बड़े मुखिया के दरवाजे पर पहुंचती है, मुख्यमंत्री के यहां। बात नहीं सुनी जाती है, 2 बार बात टाल दी जाती है। उसके बाद वो महिला पहुंचती है अदालत, वहां एक केस दर्ज कराती है। केस में जिन लोगों का नाम लिखा जाता है उसमें विधायक का भी नाम है जिसने बलात्कार किया, उसका नाम तो होना ही चाहिए, हम आप कह सकते हैं। लेकिन उसके अगले दिन ही उसके घर में दोबारा वो विधायक पहुंचता है अपने भाइयों के साथ, अपने उन साथियों के साथ। दिन की दबंगई चलती है उस इलाके में, धमकाता है, मारता है, पीटता है, नाम वापस लेने के लिए कहता है, नाम वापस नहीं लिया जाता है, खुले तौर पर धमकी देता है, छेड़छाड़ शुरू होती है घर परिवार में। उसके पिता को उठा लिया जाता है, पिता को उठाने के बाद उस पर एक गलत केस लगा दिया जाता है। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है जेल के भीतर में ही।
जो चश्मदीद थे उसमें भी 2 की मौत पहले हो चुकी है। हत्या है वो, हमें मौत कहना पड़ रहा है क्योंकि अभी उस मौत के सिलसिले में किसी को पकड़ा नहीं गया है। उस मौत के सिलसिले में हत्या सीबीआई भी एक उसमें भूमिका निभा रही है, हम उस पर भी आते हैं। एक एक करके अगर हर कोई मर रहा है और जिसके साथ बलात्कार हुआ है वो महिला रिस रिस कर लगातार इस बात को आवाज उठा रही है कि अब हम किसके दरवाजे पर जाएं। हर व्यवस्था की गई है, सीबीआई जांच चल रही है, पुलिस ने सिक्योरिटी दे दी है, अदालत में मामला चल रहा है, लेकिन हत्या का सिलसिला रुका नहीं है। और उसके बाद चाची और मौसी और साथ में वकील और वो खुद जब पहुंचे अपने चाचा से मिलने के लिए जो कि जेल में बंद है, उन पर भी एक गलत आरोप के तहत उनको जेल में डाल दिया गया है क्योंकि पिता की हत्या हो चुकी है, पिता के बड़े भाई की हत्या हो चुकी है। अब बचे हैं छोटे वाले, वह जेल में हैं, उनसे मिलने गए हैं। रास्ते में लौटते समय एक्सीडेंट कहना पड़ेगा क्योंकि पुलिस ने एफआईआर में एक्सीडेंट शब्द दर्ज किया है, हत्या भी दर्ज नहीं किया है। और उस एक्सीडेंट में 2 मौत, लेकिन बाकी जो 2 हैं वो सपोर्ट सिस्टम पर हैं, जिसके साथ बलात्कार हुआ और जो वकील है ये सपोर्ट सिस्टम पे है। हमारा पूरा सिस्टम सपोर्ट सिस्टम पे कल तक हो सकता था, लेकिन इस घटना के बाद लगता है ये सपोर्ट सिस्टम पर भी नहीं है, बल्कि अब ये आईसीयू में पहुंच चुका है और आईसीयू में उसके हाथ में वो ऑक्सीजन की वायर है जिसने बलात्कार किया है। अब आप कहेंगे ये कौन सा खेल है? आइए जरा सिलसिला समझने की कोशिश करते हैं। जिसके साथ बलात्कार हुआ, जिसको धमकाया गया, सिलसिला कहां से शुरू करें? कहीं से भी कर सकते हैं। चलिए, हमारे पास एक पत्र है, हम उस पत्र से शुरू करते हैं। यह पत्र उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पुलिस अधीक्षक को दिया गया, उन्नाव पुलिस अधीक्षक जो उस जिले का है उसको देने के लिए। जिसके साथ बलात्कार हुआ है उसकी मां पहुंची और यह 3 तारीख का वाकया है, 1 साल बाद का वाकया है, 2018 का वाकया है। यह पत्र दिया गया क्योंकि पुलिस अधीक्षक साहब मिल नहीं रहे थे, तो उस पत्र को वो देकर आ गई और उस पत्र की एक कॉपी हमारे पास भी है। उस पत्र में लिखा गया, उन्नाव पुलिस अधीक्षक, श्रीमान पुलिस अधीक्षक उन्नाव महोदय, निवेदन है कि प्रार्थनी की पुत्री के साथ दिनांक 4/6/2017 को विधायक कुलदीप सिंह ने शशि सिंह के सहयोग से बलात्कार किया था। एक मां अपनी बेटी की कहानी लिख रही है, जिसमें कई प्रार्थना पत्र के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इस घटना का 156/3 का प्रार्थना पत्र आया। आज न्यायालय में निमित्त था, यानी न्यायालय में डेट लगी थी और इससे कुपित होकर विधायक के भाई जगदीप सिंह, बउआ सिंह पुत्र अशोक सिंह, विनीत पुत्र परशुराम, सोनू सिंह पुत्र चंद्रमाल सिंह और 5 अज्ञात लोग जिनके सामने आने पर वह पहचान सकती है, अपने खुद के बारे में जिक्र कर रही है। समय लगभग शाम का 6 बजे है। अवैध के दम पर यानी गलत तरीके से मेरी पुत्रियों के साथ छेड़छाड़ करने लगे। विरोध करने पर मेरे पति को बंधक बनाकर अपने घर के दरवाजे पर पेड़ से बांधकर मारपीट कर रहे हैं, यानी घटना हो रही है। मेरे पति की उपरोक्त लोग हत्या कर सकते हैं और सत्ता के दबाव में फर्जी गंभीर आरोप लगाकर जेल भी भेज सकते हैं। प्रार्थनी की रिपोर्ट थाना माखी में लिखी नहीं गई। तब प्रार्थनी श्रीमान जी के पास आई है। यह वो पत्र दिखलाता है कि किस तरीके से इस लेटर को लिखा गया। ये 3 तारीख का जिक्र है, 3 अप्रैल 2018, जब अदालत में डेट पड़ी है। विधायक बर्दाश्त नहीं कर पाया। बेटी सामने आती है, बेटी कैमरे पर कहती है, हमको धमकी देने लगे कि अगर तुम किसी को बताओगी तो पूरे परिवार वालों को मरवा दूंगा। यह धमकी दी जा रही है विधायक के जरिए। बात यहां भी नहीं रुकी, बात इसके आगे चलती है। पिता को घर से उठाया जा चुका है, जिसका जिक्र पुलिस अधीक्षक को दिया जा चुका है। पिता के पूरे शरीर पर लहूलुहान की स्थिति है, जिस रूप में मारा गया। उसके बाद उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया गया आर्म्स एक्ट के तहत। आर्म्स एक्ट के तहत जेल में ठूस दिया गया। हालत बिगड़ गई, उसके पिता खड़े नहीं हो पा रहे हैं। उनको डॉक्टरों के पास लाया गया जिला अस्पताल में। अस्पताल में डॉक्टर ठहाका लगा रहे हैं, हंस रहे हैं। कभी इधर झुक जाओ, कभी इधर मुड़ जाओ, कभी कहते हैं पैंट उतार जो जरा देखेंगे। और स्थिति यह है,
हम उन दृश्य को दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि वो सारी वीडियो क्लिपिंग्स लगातार यूट्यूब पे आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन जो स्थिति है उसमें चेहरा घायल है, खून रिस रहा है, आंख में से लगातार खून निकल रहा है, पेट है या पांव है सब कुछ घायल है। जो दाहिना पांव है उसकी चमड़ी निकली हुई है, जो शरीर के जांघ के ऊपर का हिस्सा है वहां पर पूरा बड़ा घाव है, यानी हर तरीके से वो शख्स खड़ा होने की स्थिति में नहीं है, सांस ले रहा है, यही काफी है। लेकिन बावजूद इसके कोई पहल नहीं हो रही है। डॉक्टर एक रिपोर्ट लिख दे रहा है, नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, यानी मौत नहीं होगी। इस बात का जिक्र 3 तारीख की रात को अस्पताल के भीतर लिखा गया। इन सब के बीच मुख्यमंत्री के दरवाजे पर पूरा परिवार पहुंच गया और कहा कि मर जाएगा, वो मार दिया जाएगा। लेकिन उसी रात में कुछ दस्तावेज पुलिस वाले लेकर आए। अधमरा वो शख्स है और जिस दिन दस्तावेजों में अंगूठा लगवाया गया है वहां खून के निशान है, स्याही कम है और अंगूठा एक के बाद एक 16 पन्नों पर लगाया गया है। यह सारी आवाज अपने तरीके से घूम रही है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव का इलाका है। मुख्यमंत्री के दरवाजे तक हर कोई पहुंच चुका है। लेकिन 4 तारीख को खबर आई, 4 अप्रैल 2018 को पिता की मौत हो चुकी है। हंगामा बढ़ा, मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई अब सामने आ गई, एक एसआईटी बनाई गई, एसआईटी की टीम को लाया गया। एसआईटी से कहा गया कि अब आप जाके जांच करेंगे। लेकिन इन सब के बीच 2 मामले सीबीआई को सौंपने पर राज्य सरकार ठीक वैसे ही राजी हो गई जैसे कल रात ट्रक ने एक्सीडेंट किया और हर कोई कह रहा है कि यह हत्या हुई है, लेकिन राज्य सरकार कह रही है और पुलिस कह रही है एक्सीडेंट है, चाहे तो सीबीआई जांच करा लें। ठीक वैसे ही जैसे बलात्कार के समय कहा गया था विधायक है, चाहे तो जांच करा लें, सीबीआई से सौंप दिया गया। पिता की हत्या हो गई, चाहे तो जांच करा ले सीबीआई से, सीबीआई को सौंप दिया गया। और फिर कहा जा रहा है चाहे तो सीबीआई जांच करा लें, अभी उसको सौंपा नहीं गया है, अभी एफआईआर दर्ज एक्सीडेंटल है। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जरा देखिए, जिस पिता को मार मार कर मार दिया गया। यह जिक्र हम पिछले साल अप्रैल का ही अभी कर रहे हैं, अभी यहां तक पहुंचे नहीं है। इस बीच में एनएचआरसी ने एक नोटिस दिया है। एनएचआरसी ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा ये सब क्या हो रहा है। सरकार ने उसका जवाब यही दिया, जांच हो रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 18 निशानों का जिक्र है शरीर पर। कहां कहां है? आंखों पर चोट के निशान, कंधे की हड्डी तोड़ दी गई, दाएं हाथ में गहरी चोट है, छाती पर चोट है, पीठ पर गहरे और बड़े निशान है, खून के धब्बे समेटे पूरी पीठ घायल है, पसलियां टूटी हुई हैं, जांघ पर गहरी चोट है, दाहिने पांव के घुटने के ऊपर और नीचे की चमड़ी उघाड़ी हुई है। मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। निराश ना हो, आंखों से आंसू ना बहाएं। सरकार मजे में चल रही है, विधानसभा भी संसद भी, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। यह विधायक बीजेपी का है, बड़ा ताकतवर यह विधायक है। क्यों है इसकी कहानी पर भी आएंगे। लेकिन उसके बाद फिर लौट चलिए उन्हीं स्थितियों में क्या कुछ हो रहा है। अब जिसके साथ बलात्कार हुआ, अब वो रोते हुए पिता की मौत के बाद सामने आती है। हम हत्या शब्द अभी भी नहीं ले रहे हैं क्योंकि हत्या शब्द अभी भी सीबीआई की चार्जशीट में नहीं है। जी, सीबीआई की चार्जशीट भी आ चुकी है। वो महिला रोते हुए कहती है जब उसके साथ जब बलात्कार हुआ उस समय वो 17 बरस की थी, आज वो 19 बरस की है, लेकिन 18 बरस की उम्र में वह रोते हुए तमाम कैमरा टीम के सामने आई। कहती है मेरे साथ रेप 4 जून 2017 को हुआ। विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने हमारे साथ गलत काम किया। जब विधायक कुलदीप सेंगर ने हमारे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया तो हमने इसका विरोध किया। शशि सिंह हमें उनके घर लेकर गए थे, हमने इसका विरोध किया तो हमको धमकी देने लगे कि किसी को बताओगे तो पूरे परिवार वालों को मरवा कर फेंकवा दूंगा। हम पुलिस से शिकायत करने गए, हमारी किसी ने नहीं सुनी। हम हर जगह गए, मुख्यमंत्री के पास गए, हर जगह पत्र भी लिखा, दिल्ली में भी खत लिखा, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। बड़े पापा को पहले मरवा दिया गया है, अब पिता की हत्या हो गई। पहली बार उसने कहा पिता की हत्या हो गई। सीबीआई ने दर्ज किया है, मौत हुई है, जांच कर रहे हैं, कहीं यह हत्या तो नहीं है। डर इस बात का था सिर्फ
सेंगर को, विधायक को, कि केस खुलेगी, उसका नाम आ जाएगा, तो नाम वापस करने के लिए पहले बलात्कार करने के बाद जब तक अदालत का दरवाजा वो परिवार नहीं खटखटाता है तब तक परिवार महफूज है। अदालत का दरवाजा खटखटाते ही महफूज नहीं है। शिकायत की गई, जान से मरवा देंगे, पिता की हत्या हो चुकी है। पुलिस वालों ने कहा, अरे हम आपको सिक्योरिटी देंगे। सिक्योरिटी कितने लोगों को दी गई? सिक्योरिटी 9 लोगों को दी गई। 9 पुलिसकर्मी उनके साथ हमेशा साथ में रहेंगे, इस बात का जिक्र खुले तौर पर कर दिया गया। वो 9 में से 6 घर पर रहेंगे, 3 हमेशा साथ में आए जाएंगे, इस बात का भी जिक्र कर दिया गया। और लेकिन अब सवाल था कि कल रात जब घटना हुई तो क्यों साथ में नहीं थे? जवाब मिला, जिस गाड़ी से वो जा रहे थे उस गाड़ी में जगह नहीं थी, 5 लोग बैठे हुए थे। वाकई सुरक्षाकर्मी कहाँ बैठेंगे? और वो परिवार सुरक्षाकर्मियों के लिए एक टैक्सी लेकर जाने पाने की स्थिति में आर्थिक तौर पर नहीं है। प्रशासन कहता है ये तो उनको तय करना है। पुलिस ने आज भी कहा उनको तय करना है कि वो सिक्योरिटी क्यों नहीं साथ लेकर गए, यानी उस बड़ी गाड़ी उन्होंने क्यों नहीं ली, छोटी गाड़ी क्यों ली जिसमें 5 ही लोग बैठ पाए, जिसमें से 2 तो मर चुके हैं। मुश्किल यह भी नहीं है। दबंगई क्या होती है, और हमने शुरू में ही क्यों कह दिया, इस देश में नागरिक होने का कोई मतलब नहीं है, और अगर आप विधायक और सांसद हैं तो इसका क्या महत्व है? तो पहले विधायकी पर आइए। सीबीआई की एसआईटी टीम पहुंचती है 12 अप्रैल को उस गांव में जिस गांव में घर है, रेप हुआ है जिस महिला के साथ, और एसआईटी टीम के साथ वही एडीजी पहुंचते हैं, डीआईजी पहुंचते हैं जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हर जगह पर कर रहे थे, राजीव कृष्ण। और उस समय पूरी घेराबंदी हो जाती है उस पूरे इलाके की, और घेराबंदी करने वाले जो लोग हैं वह लोग उस गांव के लोग नहीं हैं, वो लोग बाहर से बुलाए गए हैं। बाहर से कहां से बुलाए गए हैं? वो आए हैं बगरमऊ का क्षेत्र जो है, जहां के विधायक महोदय हैं, उस विधायकी में वो गांव भी आता है, लेकिन बगरमऊ एक इलाका है। वो लोग आए हैं भगवंत नगर से, वो लोग आए हैं उन्नाव सदर से। आश्चर्यजनक लगे आपको ये सब चीजों का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, उससे पहले जरा एक बार फिर पुरानी स्थिति में लौट चलिए। ऐसा नहीं है सीबीआई ने जांच नहीं की, सीबीआई ने जांच की। सीबीआई की चार्जशीट एक नहीं 3 चार्जशीट आई है। एक पहली चार्जशीट आई पिता की जो हत्या हुई है उसके मद्देनजर, उसमें 5 लोगों के नाम हैं, जगदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह सेंगर, विनीत मिश्रा उर्फ विनय मिश्रा, वीरेंद्र सिंह उर्फ बउआ, रामशरण सिंह उर्फ सोनू सिंह, शशि प्रताप सिंह उर्फ सुमन सिंह, मक्खी गांव उन्नाव। इसमें बहुत साफ लिखा गया है कि नौकरी के लिए विधायक के पास ये लोग गए थे, और उसके बाद जो कुछ हुआ उसका जिक्र थोड़ा बहुत किया गया है, लेकिन इन 5 लोगों का जिक्र पहली चार्जशीट में किया गया जो 7 जुलाई 2018 को आई। सीबीआई जांच कर रही है। दूसरी चार्जशीट आती है 13 जुलाई को। यह चार्जशीट है रेप को लेकर, जिसमें सीबीआई बहुत साफ तौर पर आरोपी ठहराती है विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को भी, और कुलदीप सिंह सेंगर के साथ अतुल सिंह सेंगर भी है। इतना ही नहीं, सीबीआई जांच करते करते मानती है स्टेशन पुलिस अफसर अशोक सिंह भादुड़िया का नाम है, सब इंस्पेक्टर कामता प्रसाद सिंह का नाम है, कांस्टेबल आमिर खान का नाम है। ये सारे लोगों के नाम दूसरी चार्जशीट में दाखिल हैं। इसमें यह भी दाखिल है कि दरअसल पुलिस पर दबाव बनाया गया कि लड़की के पिता के खिलाफ आर्म्स एक्ट लगाइए, देसी कट्टा वहां पर है और देसी कट्टा मिल जाता है, उसके बाद आर्म्स एक्ट लगाकर उसको जेल में डाल दिया जाता है। और ये जो केस किया गया उस समय केस किया गया जब उसकी पिटाई घर से बाहर बांध कर की जा रही थी, जिसके अगले दिन उसकी मौत होनी थी, इतनी हो रही थी। वहां से अस्पताल ना चला जाए, मारने पीटने के बाद जेल जाए, तब तक एक केस दर्ज हो गया। सीबीआई ने इस बात का ईमानदारी से जिक्र किया, अच्छी बात है। जो आरोप लगे हैं उसमें 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है, 166 है पब्लिक सर्वेंट होने पर आप किस तरह डिसोबे करते हैं, मारपीट करते हैं, 167 भी उसी के मातहत आता है, 193 जो फॉल्स एविडेंस होता है, आपने गलत दिया है, जो सबूत पेश किए, 201 धारा उसमें भी डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस है, आपने एविडेंस सबूत किस रूप में मिटाए हैं। ये सारे आरोप सब पर लगे हैं। इसके अलावे 4 नाम और जो पहली चार्जशीट में नाम थे, विनीत मिश्रा, वीरेंद्र सिंह, रामशरण सिंह, शशि प्रताप सिंह, सबके साथ उर्फ वाला हिस्सा हमने छोड़ दिया। कुल मिला के दूसरी चार्जशीट में 10 नाम है। तीसरी चार्जशीट आती है 14 जुलाई को, जो एक लिहाज से फुल फ्लेजेड सारी चीजों को रखती है।
और उसमें बताया जाता है कि किस तरीके से एमएलए काम कर रहा था, पुलिस पर दबाव बना रहा था, लड़की के पिता को किस रूप में ले जाया गया, उस पर को दर्ज किया गया, रेप हुआ, रेप में ये चार्जशीट इस रूप में सामने आई। और चार्जशीट का वो हिस्सा जो मीडिया के सामने नहीं आया, लेकिन अक्सर कुछ अच्छे अधिकारी होते हैं जो मीडिया को बतला देते हैं, तो एक अच्छे अधिकारी ने बतला दिया कि दरअसल उसमें बहुत साफ तौर पर लिखा है कि किस क्रूरता के साथ बलात्कार होता है, किस खुलेआम तरीके से बलात्कार होता है, किस तरीके से जिसके साथ बलात्कार हुआ है उसके चचा की हत्या हुई, उसके पिता की हत्या हुई। ये सारी बातों का जिक्र है और सब तमाशा देख रहे हैं। और इस तमाशा देखने के दौर में किसी के भीतर यह सवाल नहीं उठ रहा है कि हां ऐसा होना चाहिए, तो इसे रोका कैसे जाए। अब लखनऊ में वो बोर्ड लगा हुआ नहीं है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, लेकिन दिल्ली में ये बोर्ड लग चुका है, हर जगह चस्पा है, मेरा भारत बदल रहा है। अब सवाल इसके आगे का आता है, और यह सवाल कहीं ज्यादा और गंभीर चीजों को बना देता है। जो विधायक महोदय हैं उनकी ताकत इतनी जबरदस्त है कि 2002 में ये बीएसपी में शामिल होते हैं और आजादी के बाद पहली बार बीएसपी उस सीट पर चुनाव जीत जाती है। यह सीट उन्नाव सदर की है, बीएसपी को ताकत मिल गई। आज मायावती ने क्या कहा इस पर मत जाइएगा। 2002 से 2007 तक वह बीएसपी के सदस्य है, कुलदीप सिंह सेंगर। 2007 में वो इस्तीफा दे देता है और समाजवादी पार्टी में आ जाता है। समाजवादी पार्टी में वो चुनाव लड़ता है। सबसे पहले वह बंगरमऊ से चुनाव लड़ता है, जीत जाता है। समाजवादी पार्टी पीठ ठुकठुकाती है। 2012 में वो सीट बदलता है, वो चला जाता है भगवंत नगर, वहां से भी चुनाव जीत जाता है समाजवादी पार्टी में ही। तो 10 साल वो वहां गुजारता है। उसके बाद बीजेपी में आ जाता है। इस बार वह फिर बंगरमऊ से चुनाव लड़ता है और जीत जाता है। तो 4 चुनाव लगातार जीतने वाला शख्स 3 अलग अलग जगहों से चुनाव लड़ा और 3 अलग अलग जगहों पर उसकी साख और पैठ इतनी ज्यादा है कि जब सीबीआई की एसआईटी की टीम पहुंचती है तो वहां पर उसे जांच करने नहीं दिया जाता है। स्थिति इतनी विकट हो जाती है कि जो पुलिस अधीक्षक हैं वह भी एसपी पर गुस्सा होते हैं, तुमने बताया क्यों नहीं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग होंगे और हम कोई जांच नहीं कर पाएंगे। कोई जांच नहीं, किसी तरीके से सुरक्षा बंदोबस्त के बीच एसआईटी टीम को थाने तक ले जाया जाता है। ये ताकत होती है नेता की, और इस ताकत के आश्रय वह अपने तरीके से कैसे काम करता है और उसके सामने सीबीआई जांच कोई मायने क्यों नहीं रखती है, यह भी एक सवाल आपके जहन में आ सकता है। और एडीजी राजीव कृष्ण जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे कि हमने तो दर्ज कर लिया है और एक्सीडेंट का मामला माना है क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी, विजुअलिटी कम थी, डिवाइडर नहीं था हमने, लेकिन गिरफ्तार कर लिया है जो ट्रक का मालिक है, जो क्लीनर है, जो ड्राइवर है, तीनों को गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन पहली नज़र में यह बड़ा साफ लगता है कि यह एक्सीडेंट है। जज्बा और उसका यह भी कहना था आज उन्हीं राजीव कृष्ण जी का, जो कि मजा चख चुके थे जब वो एसआईटी टीम के साथ उस गांव में गए थे, उन्होंने इस बात को महसूस उस वक्त ही किया था कि विधायक की ताकत का मतलब क्या है। और अगर विधायक इतना ताकतवर है, वो एसआईटी से नहीं घबराता है, हमसे नहीं घबराता है, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर किसी दूसरे का हाथ है। वो किसका हाथ है? ये अनविजिबल हैंड्स किसके होते हैं? और अनविजिबल जो दिखाई ना देने वाले हाथ होते हैं, वो हाथ बार बार दिखाई भी देते हैं, लेकिन कोई कुछ कहता क्यों नहीं है? कहेगा कैसे? जिस विधानसभा के भीतर अपराधियों की पूरी फौज हो, उस विधानसभा के भीतर से कौन कहेगा? जिस सत्ता को बनाने के लिए यह मायने नहीं रखता हो कि कोई बलात्कार का आरोपी ही क्यों ना विधायक बन के पार्टी में शामिल है, या विधायक बनने के बाद बलात्कार कर रहा है तो हम पार्टी से नहीं निकालेंगे, क्या होगा? हुआ यही है। तो ऐसे में आप कहां पर किस रूप में काम करेंगे, यह एक अलग भी स्थिति है। एडीआर की रिपोर्ट भी हम आपके साथ लेकर आज बैठे हैं। बड़ी मोटी रिपोर्ट है ये पूरी एडीआर की रिपोर्ट है, इसे ध्यान से देखिए। दरअसल ये रिपोर्ट आपको हमको इसलिए दिखानी पड़ रही है क्योंकि ये फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं जो डराते हैं। क्योंकि 2017 में चुनाव हुआ, 2017 में हर चुनाव लड़ने वाले ने हलफनामा दिया। उस हलफनामे के तहत हमें लगता है सबकी गिनती ना की जाए, लेकिन जो कानून बनाते हैं, जो मंत्री बने हुए हैं, उनका नाम तो हमें लेना ही चाहिए। 2017 में उन पे जो केस थे, और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी 3 केस थे, वो 3 केस बिना अदालत गए उन पर से हट गए, कैबिनेट का डिसीजन। और सारे मामले अब राजनीतिक ही माने जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम,
कुल केस उन पर 11, सीरियस आईपीसी 15 उन पर चार्जेस थे, अदर आईपीसी 28 थे। नंद गोपाल गुप्ता नांदी कैबिनेट मिनिस्टर यह भी बने, इन पर कुल केस 7, सीरियस आईपीसी की धाराएं 13 लगी हुई, अदर आईपीसी 9 लगे हुए। सत्यपाल सिंह बघेल कुछ अब हट गए हैं, कुछ निकल गए, कुछ केंद्र में भी आ गए, कुछ सांसद का चुनाव लड़ लिया, लेकिन 2007 के हम आंकड़े आपको बतला रहे हैं और ये पूरी फहरिस्त बताती है हर के खिलाफ कौन कौन सा केस है। किसी एक को पढ़ के हम बतला देंगे कैसे ये तैयार किया जाता है, लेकिन नाम सुन लीजिए। पहले हमने जिस बातों का जिक्र किया उसमें मुख्यमंत्री भी है, डिप्टी सीएम भी है। दारा सिंह चौहान, इन पर 2 केस, सीरियस आईपीसी 7 इन पर लगी हुई है, अदर आईपीसी 14 है। उपेंद्र तिवारी टोटल केस 6, सीरियस आईपीसी 6 हैं, अदर आईपीसी 21 है। सुरेश कुमार राणा टोटल केस 4 हैं, सीरियस आईपीसी 6 है। सूर्य प्रताप शाही टोटल केस 3 है, सीरियस आईपीसी की धारा इन पर 5 लगी हुई हैं, अदर आईपीसी 11 लगी हुई है। भूपेंद्र चौधरी टोटल केस 2 हैं, इन पर सीरियस आईपीसी 2 धाराएं लगी हुई हैं, अदर आईपीसी 18 लगी हुई हैं। गिरीश चंद्र यादव टोटल केस 1 है, सीरियस आईपीसी की 4 धाराएं लगी हुई हैं, अदर आईपीसी की 2 धाराएं। मनोहर लाल ये स्टेट मिनिस्टर है, लेबर एम्प्लॉयमेंट। हमको लगता है सब मंत्रियों का भी हमको बता देना चाहिए था किसके हिस्से में कौन है, क्योंकि कोई सिविल एविएशन मिनिस्टर है, कोई पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, कोई फूड प्रोसेसिंग है, कोई एंटरटेनमेंट टैक्स देखता है, कोई स्टैम्प एंड कोर्ट फीस देखता है, कोई एनिमल हस्बेंड्री देखता है, कोई माइनर इरीगेशन देखता है, कोई फॉरेस्ट इन्वायरमेंट देखता है, कोई वाटर सप्लाई देखता है, कोई शुगर केन डेवलपमेंट शुगर मिल को देखता है। सुरेश कुमार राणा साहब, उनके खिलाफ 4 केस, सीरियस आईपीसी 6 के 6 मामले उन पर, अदर आईपीसी की 14 धाराएं। सूर्य प्रताप शाही 3 केस जिसका जिक्र किया। भूपेंद्र चौधरी उन पर 2 केस, सीरियस आईपीसी 2, अदर 18 केस। गिरीश चंद्र यादव यह भी स्टेट मिनिस्टर अर्बन डेवलपमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, टोटल केस 1, सीरियस आईपीसी 4। मनोहर लाल स्टेट मिनिस्टर हैं लेबर एम्प्लॉयमेंट के, टोटल केस 1 है, सीरियस आईपीसी 3 है। ब्रजेश पाठक इन पर 1 केस है, सीरियस आईपीसी 3 है। ओम प्रकाश राजभर अब ये नहीं है, उनके साथ जुड़े हुए स्वामी प्रसाद मौर्य, यानी ये नाम ऐसे कितना पढ़ा जाए। रीता जोशी भी अब यहाँ पर आ गई हैं, वो तो सांसद का चुनाव लड़े, उन पर भी 2 केस हैं, जो कि एक सीरियस आईपीसी, उन पर 1 धारा लगी हुई है। अनिल राजभर अब ये हैं नहीं है, आशुतोष टंडन, धर्मपाल सिंह, सतीश महाना, नील का, इन सब पे केसेस हैं और इन पर जो सीरियस केसेस हैं, हम लगातार देख रहे थे कि सीरियस धाराएं तो लगी नहीं है। कुलदीप सिंह सेंगर जिसने बलात्कार किया है, यानी सीबीआई की जांच रिपोर्ट भी और सीबीआई की चार्जशीट भी जब हमको ये बतला रही है कि उनके खिलाफ जो धाराएं लगाई गई है उसमें तो सीरियस है ही नहीं, और जो विधानसभा के भीतर बैठे हुए हैं और जो मंत्री संतरी बैठे हुए हैं उन पर सीरियस धाराएं अगर लगी हुई है तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि उन पर तो 120, 166, 167, 193, 201 है, ये सब बहुत सीरियस केसेस में तो आता नहीं है। तो इसको किस रूप में देखा जाए? और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश तो वो जगह है जहां सबसे ज़्यादा रेप होते हैं, ये तो अलग मसला है, जहां पर क्या कहा जाए, आंकड़े कैसे दिए जाए, हर दिन जो है 8 रेप होते हैं, यानी 3 घंटे में एक बलात्कार का मामला ये पहुंच रहा है, एफआईआर दर्ज हो रही है, हम उस संख्या को बता रहे हैं। और सिलसिला अगर शुरू कीजिएगा, हम 2013 से शुरू करते हैं, 24,923 रेप, 23 मामले जो कि महिलाओं के खिलाफ दर्ज हुए, महिलाओं के ऊपर जो छेड़छाड़ हुई, रेप हुए। अब देखिए कैसे बढ़ रहा है, 2014 में 38,918 हो गए, 2015 में 35,908 हो गए, 2016 में ये 49,262 हो गए, 2017 में ये 50,000 भी पार कर गए, 2018 में अभी एनसीआरबी का डाटा आया नहीं है, लेकिन अलग अलग माध्यमों से जब पकड़ के आया तो ये लगभग 55,000 मामले पार कर चुके हैं। तो हम किस रूप में इसको देखें, परखें, समझें, क्योंकि अगर इस तरीके से है, और अभी इसको बीजेपी से निकाला नहीं गया कुलदीप सिंह सेंगर को, हम कह सकते हैं क्यों निकाला जाएगा, क्योंकि कुलदीप सेंगर के खिलाफ कोई बहुत सीरियस आईपीसी की धारा तो लगी हुई नहीं है, जबकि मंत्रियों के खिलाफ तो लगी हुई है। तो इसमें कुलदीप सिंह सेंगर को आप पकड़ के क्या करेंगे? लेकिन जरा ताकत का मतलब समझने की कोशिश कीजिए, जिसका जिक्र हमने आपसे शुरू में ही किया था कि इस देश में विधायक होना और सांसद होना क्या महत्व है, और विधायकी का मतलब विधानसभा और सांसद का मतलब लोकसभा या संसद भवन है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है कि जब विधायक पर आरोप लग जाते हैं
तो विधायक दागदार हम लोग कहते हैं, लेकिन उस विधायक या फिर दूसरे दागदार लोगों को राजनीतिक दल टिकट देने में कोई कोताही नहीं बरतते हैं कि आप ही हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं और आप अब जनता के साथ खड़े होकर रिप्रेजेंटेटिव बन जाइए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो 2017 में चुनाव हुए, आपको जानकर हैरत होगी, लगभग 850 ऐसे कैंडिडेट्स थे जो पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए, छोटे से लेकर बड़े तक के जरिए उम्मीदवार बनाए गए, जिन पर अलग अलग क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। उसमें से जो जीत के आए वो एडीआर की रिपोर्ट बता ही रही है कि हर दूसरा आदमी तो दागदार है, तो हम अपन क्या कर सकते हैं। पार्लियामेंट के भीतर भी यही हाल हो चला है। अब तो 225 लोग दागदार हो गए हैं। 225 का मतलब होता है एक सांसद, दूसरा सांसद ठीक है, तीसरे तक पहुंचते पहुंचते पता चलता है वो दागदार है, तीसरा भी नहीं, उससे पहले ही पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तो ये रेशियो में हम लोग आकर खड़े हो गए हैं। इतना भी नहीं, अगर बलात्कार किया है, सीबीआई जांच चल रही है और फिर मामला इस रूप में जब सामने आ गया है और आवाजें उठ रही हैं हर जगह से, तो फिर उसे पार्टी से निकाला नहीं गया है, क्योंकि वो जिस भी पार्टी में रहता है जीत जाता है, तो वो पार्टी से बड़ा शख्स है। चाहे वो बीएसपी का उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हो जीतता है, समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हो जीत जाता है, और इसी तरीके से वह बीजेपी के हिस्से में भी आता है और बीजेपी का भी जीत जाता है। एक हिस्सा ये है। लेकिन सवाल है कि आप इस देश के भीतर गोवा का स्थिति, हमको लगता है गोवा की स्थिति और आपको बता दें, बाद में फाइनल आंकड़े पर आएंगे। गोवा का विधायक इस बार जो शामिल हुआ, जिनका नाम जो है एंटिनासियो मॉन्सेर्ट नाम है, जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, 2016 में उन्होंने एक नाबालिग बच्ची से रेप किया, यह उन पर आरोप है, केस चल रहा है। ये शख्स भी महान है। इनकी राजनीति शुरू होती है यूनाइटेड गोवा डेमोक्रेटिक पार्टी से, छोड़कर बीजेपी में आ जाते हैं, बीजेपी छोड़कर फिर वापस चले जाते हैं यूनाइटेड गोवा डेमोक्रेटिक पार्टी में, फिर उसको छोड़ के कांग्रेस में आ जाते हैं, फिर वहां से छोड़कर बीजेपी में चले जाते हैं। अब क्या कीजिएगा, बलात्कार के आरोपी हैं, उसे भी पार्टी ने अपने साथ ले लिया। इसका मतलब यह है कि ताकत कहां पर है इस देश को चलाने की, राजनीति में है। इसका मतलब यह है कि अगर वो ताकत उस राजनीतिक सत्ता में है, तो राजनीतिक सत्ता हमारे पास बनी रहे, इसके लिए हमें किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंटेलेक्चुअल होने की जरूरत नहीं है, इस देश के संविधान को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई भी आरोप में आप कुछ कर देते हैं, रेप कर दें, हत्या कर दें, एक्सटॉर्शन करने लगें, अपहरण कर लें, जो सोच सकते हैं आप, क्योंकि ऐसे तमाम आरोप लगे हुए हैं विधायकों और सांसदों पर, और उसके बाद वह अगर उस सत्ताधारी बन जाता है तो उसको विशेषाधिकार भी मिल जाते हैं और उसके जरिए राजनीतिक सत्ता भी चलती है और सारे इंस्टीट्यूशंस उसी के हिसाब से काम करने लगते हैं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, शानदार है। तो फिर इस देश में नागरिकों के लिए जगह कौन सी है? और ऐसा नहीं है कि सांसद या विधायक सेंसिटिव नहीं, तो बड़े सेंसिटिव होते हैं। संसद के भीतर आजम खान भी सांसद है, रमा देवी भी सांसद है। रमा देवी के ऊपर वह जब फप्ती कसते हैं, कमेंट करते हैं, सिर्फ कमेंट करते हैं एक शेर व शायरी के जरिए, जो अश्लील था, अश्लील लगता है, अश्लील पूरी तरीके से पूरा सदन मानता है, हमने भी माना, सभी ने माना, अश्लील था, शब्द अश्लील थे और उन्हें माफी मांगनी पड़ी, अन्यथा सदस्यता पे भी खतरा था और सोशल बायकॉट की स्थिति भी थी। और आजम खान 2-2 बार माफी आज सदन में खड़े होकर मांगते हैं, क्योंकि आंखों में शर्म संसद के भीतर दिखाई देनी चाहिए। यह भी दिखाई नहीं देगी तो फिर सांसद कहेंगे। लेकिन कोई महिला सांसद आज नहीं खड़ी हुई ये कहने के लिए कि उन्नाव में एक बीजेपी का विधायक है जिसने बलात्कार किया है, हत्या पर हत्या करा रहा है। किसी ने नहीं कहा, संसद के भीतर किसी महिला सांसद ने इस रूप में खड़े होकर नहीं कहा, जो कि शब्दों से आहत थी। लेकिन यहां तो खुले तौर पर बलात्कार हुआ, यहां तो खुले तौर पर हत्या हो रही है, यहां खुले तौर पर धमकाया जा रहा है, किसी ने नहीं कहा। इसीलिए यह देश नेताओं का है और इसीलिए सवाल यह है कि अगर वाकई वो नेता जो पार्लियामेंट के भीतर इस भूमिका में अपने आप को देखना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में जनता के साथ उनके सरोकार जुड़े रहें, तो हमारा तो एक ही सुझाव है, जो सुझाव हमने कल भी दिया था। अब इस देश में विपक्ष को ना विधानसभा में बैठना चाहिए, ना लोकसभा में बैठना चाहिए, जनता के बीच जाकर बैठना चाहिए और जिसकी सत्ता है वहां लिए जा रहे निर्णयों का विश्लेषण जनता के बीच बैठकर करना चाहिए।
किसी पार्क को किराए पर ले सकते हैं, किसी मकान को किराए पर ले सकते हैं। और जिस भी क्षेत्र में यह काम हो रहा है, मसलन कुलदीप सिंह सेंगर ने अगर बलात्कार किया है तो कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए, पुराने रिटायर्ड पुलिस अफसरों को बुलाइए, पुराने जस्टिस को बुलाइए जो कि सुप्रीम कोर्ट से निकले हुए हों, पुराने सीबीआई के अधिकारियों को बुलाइए, उनसे चर्चा कीजिए, बताइए ये सिस्टम कैसे। और जो ये कहें, चूंकि उनके पास एक अनुभव है, उसके बाद रिटायर हुए हैं, उसके बाद जिन बातों का वो जिक्र करेंगे उसको लेकर जनता के बीच जाइए और बताइए ये देश कैसे चलेगा। ये देश संसद और विधानसभा से नहीं चलेगा, ये राजनेताओं की जरूरतों से नहीं चलेगा, बल्कि कहीं ना कहीं आपको संविधान मानना होगा। इस देश में कानून का राज लाना होगा, टालने से काम नहीं चलेगा। फिर हम कह रहे हैं, मुस्कुराइए मत कि आप लखनऊ में, अच्छा है वो बोर्ड हटा दिया गया। लेकिन जरा गंभीरता समझिए इस बात की, ये कल किसी के साथ भी हो सकता है। ये तो खुशी मनाइए कि आपका टकराव किसी नेता मंत्री संतरी से हुआ नहीं है, अगर हो जाएगा तो क्या हालत होगी। सब कुछ तो सामने है आपके, पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, या सब कुछ संविधान में लिखे हुए जीने के अधिकार के शब्द की तरह सबको कोरी बकवास मान लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।